बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, ईरान की जंग एक नया रुख इख्तियार कर गई है और इस टाइम पे जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर ईरान ने यूएई के ऊपर हमला किया है और यूएई का कहना है, ये ख़बर कल रात को भी हमें मौसूल हुई, जिसमें पता ये चला कि ईरानी हमले के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी यूज़ हुए हैं, क्रूज़ मिसाइल्स भी यूज़ हुए हैं और ड्रोन्स भी यूज़ हुए हैं। और यूएई ने कहा कि उन्होंने ये तमाम के तमाम मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए हैं। लेकिन जब इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई और पता लगाने की कोशिश की गई कि आया वाकई ईरान ने यूएई पे हमला किया है, तो पता चला कि ये बात दुरुस्त है और ईरान ने यूएई को टारगेट किया है। जब ईरान से क्लैरिफिकेशन या इस ख़बर के ऊपर राय मांगी गई तो ईरान की तरफ से ये राय सामने आई कि अगर यूएस उसको आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर पुश करेगा तो जाहिर है ईरान रिटेलिएट करेगा। ईरान ने डायरेक्ट रिटेलिएशन यूएस वेसल्स के ऊपर नहीं की या उनके वॉरशिप्स पे नहीं की, लेकिन उसने वो अटैक यूएई पे कर दिया जिसको हम इनडायरेक्ट अटैक कहेंगे। इनडायरेक्ट अटैक से एक मैसेज देना मेरे ख्याल में ईरान चाह रहा था कि अगर आबनाए हुर्मुज़ के मामले के ऊपर ईरान को पुश किया गया या उस तरफ देखा गया या उस तरफ पेश कदमी यूएस फोर्सेस ने या यूएस मरीन्स ने, उनके बहरी बेड़े ने या किसी वॉरशिप ने की, तो ईरान बहुत सख्ती से उस चीज़ का जवाब देगा। बहरहाल ईरान अगर डायरेक्टली इंगेज कर लेता यूएस वेसल्स को तो वहीं पे जंग शुरू हो जाती। यूएई पे हमले की सूरत में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब्बास अरागची साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि ईरान अमन चाहता है, पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन दूसरी तरफ यूएई पे हमला किया तो पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत की, यूरोपियन यूनियन ने भी इस हमले की मज़म्मत की, KSA ने भी मज़म्मत की और ये तमाम के तमाम ममालिक इस टाइम पे ईरान की कुछ ख़ास हक़ में नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अमन एक बड़ी फ्रेजाइल किस्म की मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है जहाँ पे एक सीज़ फायर बड़ा ही नाजुक अभी चल रहा है और अगर ईरान इस तरह का हमला करेगा तो ये सीज़ फायर किसी भी टाइम ख़त्म हो सकता है। इस तमाम सिचुएशन को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खालिद साहब, आप देख रहे हैं कि ईरान के अंदर सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है। ईरान लग रहा है इस तरह के जैसे अब स्ट्रैंडेड है। एक तरफ से यूएस उसको पुश कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तरफ उसके वॉरशिप्स आए, इन्होंने वार्निंग शॉट्स फायर किए, मिसाइल्स फायर किए और उसके बाद यूएई के ऊपर एक हमला कर दिया। आप किस तरह देखते हैं पूरी सिचुएशन को? क्या आपको लगता है कि ईरान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर यूएस पे डायरेक्ट हमला करता तो वॉर शुरू हो जाती और इनडायरेक्ट अटैक से अब पूरी दुनिया के अंदर ईरान के बारे में जो राय है तमाम मुल्कों की चेंज होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान दिया कि अब्बास अरागची साहब एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें बहुत अहम हैं और अप्रिशिएट करते हैं और दूसरी तरफ यूएई के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। सो देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन द इरानियन बिहेवियर और दुनिया उसको अब एक डिफरेंट तौर पे डील कर रही है। आपको क्या लगता है ईरान किधर खड़ा है इस टाइम पे? जी बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसके अंदर ज़ाहिर स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा हैं और विद इन भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है। इवन अमेरिका और ईरान के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बड़ी मैटर कर रही है कि और ईरान ज़ाहिर है एक तरफ ईरान चाहता है कि उसको लीवरेज मिले नेगोशिएशन के लिए, लेकिन उधर भी हार्डलाइनर्स आई एम श्योर होंगे। अमेरिका के इटसेल्फ भी आपने देखा, उधर भी इतनी चीजें स्मूथ नहीं है। उन्होंने भी जनरल जॉर्ज को सैक किया था, सेक्रेटरी नेवी को फायर किया था, तो वहां भी एक किसका मतलब है डिफरेंस ओपिनियन तो है। और यहाँ पे तो आईआरजीसी ने वैसे ही जो 40 दिन जंग लड़ी है और कई सालों से जो उनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कह लें या कमांड एंड कंट्रोल कह लें, वो बड़ा डाइवर्सिफाइड है, जिसका मतलब है कि उनके 32 के करीब डिवीजन हैं, तमाम के तमाम ऑटोनोमस कमांडर्स हैं, वहाँ पे वो अपने अपने स्टॉक पाइल्स रखते हैं, टारगेटिंग करते हैं, उनको टाइमिंग का पता है, ऑब्वियसली जैसे चॉइस ऑफ वेपन्स का पता है, तो ये प्री डिसाइडेड है। और ये जाहिर है उसकी वजह ये है कि नेचर ऑफ वॉरफेयर ईरान ने जो लड़ी है
उसको पता है कि उसकी लीडरशिप किसी वक्त भी किसी हद तक और किसी डाउन टू लोएस्ट लेवल तक एलिमिनेट कर दी जाती है। पिछली दफा 37 लीडर शहीद किए गए थे, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद किए गए थे, अभी देखिए 50 लीडर्स को शहीद कर दिया गया। तो एक एलिमेंट ऑफ रिडंडेंसी और सक्सेशन ऑफ कमांड तो ईरान की जरूरत है, और उसकी वजह से एक एलिमेंट ऑफ मिसकैलकुलेशन भी हो जाता है। बाज दफा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकता है, और एक एलिमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट की वजह से भी हो सकता है कि विद इन आईआरजीसी एक डिसएग्रीमेंट, एक ऐसा धड़ा हो जो चाहता हो कि एस्केलेट किया जाए, और वो समझता हो कि शायद बार्गेन अगर हो रही है तो उतनी टर्म पर फेवरेबल नहीं हो रही जितना वो चाह रहे हैं। तो एक ये इटसेल्फ भी गमाजी है। ये मुझे लगता है कि स्टेट पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि ये एज अ स्टेट कर रहे हैं, लेकिन स्टैंड लोन कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो अगर वो ईरानी हुकूमत ओन नहीं करती तो वो भी एम्बैरेसमेंट है कि ये स्टैंड लोन है, और अगर वो ओन करती है तो वो भी एम्बैरेसमेंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ऐसी जंगों में हो जाता है जो एक रिजॉल्व या डिटर्मिनेशन ईरान जैसे मुल्क ने दिखाई है, उसको आइडिया है कि उसकी बार्गेनिंग लीवरेज बहुत ज्यादा है, और वो अंडरस्टैंडिंग में फर्क हो सकता है। जिन्होंने लड़ी होती है जंग, मैं ईरानियन साइड की बात कर रहा हूँ, वो परसीव कर सकते हैं डिफरेंट कि हमारी लीवरेज ज्यादा है। दूसरे समझते होंगे कि हमारा टाइम आ गया है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं और ब्लॉकेड हुआ है, डिस्ट्रक्शन इतनी हुई है, तो लीवरेज उतना नहीं है। तो आई थिंक ये गमाजी करती है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एज अ स्टेट वो कर रही है डबल गेम के, भाई एक तरफ वो सीजफायर चाह रहे हैं और एक तरफ वो हमले भी जारी कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक एंगल ऐसा नाज़रीन के आगे रखा जो आम तौर पे एनालिस्ट इस एंगल को इग्नोर कर देते हैं और उनकी नज़र यहाँ पे नहीं जाती, बट विद योर एक्सपीरियंस एंड प्रोफाइल आप माशाल्लाह बहुत डिफरेंट तरीक़ों से भी चीज़ों को देख लेते हैं। सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस। मुझे ये बताएं कि सो फार देयर हैज़ बीन अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट बाय द इरानियंस एंड वी डिड नॉट सी एनी डिवाइड इन देयर अप्रोच। ये आपको अब डिवाइड क्यों नज़र आ रही है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि आपको नहीं लगता कि ईरान इज़ इन अ पैनिक मोड? एक तरफ से यूएस प्रेस कर रहा है, दूसरी तरफ से उनके पास जो लेवरेज है वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे ले सकते हैं, और अगर ये इस तरफ को आने लग गए तो डायरेक्ट अटैक की सूरत में जंग हो जाएगी, और इनडायरेक्टली आपको पता है कि फिर यूएई बच जाता है। ज़ाहिर है उनको मोस्ट हेटेड जो उनका एक टारगेट है जिससे सबसे ज़्यादा उनको शिकवा है वो यूएई है। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? इस ईरानियन डिवाइड के सिलसिले में इस एंगल को भी कवर कर लें और यूएई पे हमले को भी ज़रा थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दें। देखिए, मैं फिर आपको ले जाना चाहूंगा जंग शुरू होने से पहले दिसंबर जनवरी के माहौल में, जब ये वॉर अनफोल्ड नहीं हुई थी, और आपने देखा जंग शुरू होने से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बड़े खुले बयान दिए थे और इतनी रिस्पॉन्सिबल जगह पर हैं। उन्होंने क्या कहा था कि ईरानी लीडरशिप मुझसे माफी मांग रही है। जंग शुरू होने से पहले उन्होंने कहा मुझसे डील करना चाहते हैं, मेरे से रास्ते में हैं लोग, और जब हमला किया तो ईरानी लोगों को कहा कि आप रजीम चेंज के लिए कब्जा कर लें हुकूमत। बिल्कुल, ये सारे बयान अनरियलिस्टिक साबित हुए। अगर वो माफी मांग रही थी तो फिर 40 दिन तक कौन लड़ता रहा, और अगर वो ईरानियों ने टेक ओवर करना था तो फिर आपको हमला करने की क्या जरूरत थी? टेक ओवर वो खुद ही कर लेते। बिल्कुल। तो मैं ये सिर्फ लिंक डॉट करना चाह रहा हूँ इन चीजों से कि देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा एलिमेंट होता है, आपकी विल टू फाइट खत्म की जाती है। आपको याद होगा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पिछले जो मुजाहरे हुए थे जिनको मदद की थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐलान किया था कि हम मदद को आ रहे हैं, तैयारी रखें, बस टेक ओवर कर लें। ये सारे ऑप्टिक्स और बयानात होते हैं, और एक ऐसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है जो आजकल एक नॉर्म बन गई हुई है। नंबर 1। नंबर 2, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब इस तरह के हमले किए जाते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपकी मिलिट्री के ऊपर जो पावर होती है, जो उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, उसी पर डिपेंडेंट होता है, लोगों पर डिपेंड नहीं करते। तो ये वहां से भी नॉन स्टार्टर मुझे लगा था। तो एक एलिमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है इसके अंदर। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ईरानियों के अंदर या उनकी हुकूमत के अंदर इख्तलाफात नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बुनियादी तौर पर जंग से पहले भी हमें कहा गया था कि ईरानी बहुत सारी लीडर्स मुझसे राब्ते में है। फिर उन्होंने खुद ही कहा, अजीबोगरीब बयान दिए और कहा कि हम रजीम चेंज करेंगे। फिर जब 49 लीडर्स को मार दिया तो खुद ही कहा कि जो हमने 3 प्रोबेबल लीडर चुने थे, 2 हमने खुद ही मार दिए। तो मैं किस किस तरफ के साथ लूं उनका, और किस किस चीज को मैं हकीकत मानूं? अभी पिछले दिनों उन्होंने एक और, मैं लिंक कर देता हूं एक बात से, जो अभी जो प्रपोजल गई है जिसका 14 का जिक्र हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मैं इसको रिव्यू करूं। फिर कहा आई डाउट कि मैं इस पे एग्रीमेंट कर सकता हूं। फिर कहा कि मैं इसको, मुझे ब्रीफ कर दिया गया है कि क्या है। फिर कहा ईरान वो नहीं दे रहा जो इसको करता है, और फिर उन्होंने कहा ईरान को लगता है अभी सही पनिशमेंट नहीं मिली। ये 24 घंटे के अंदर 5 बयानात हैं: रिव्यू, डाउट, डिटर, पनिशमेंट एंड नॉट सफिशिएंटली डैमेज्ड। तो मैं सिर्फ लिंक कर रहा हूं डॉट्स के कि किस तरह आप 24 घंटे के बयानात को लिंक करेंगे। तो आई थिंक मोर ऑफ वॉर ऑफ ऑप्टिक्स है इस वक्त,
परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं दोनों तरफ अतराफ अपने अपने लोगों के लिए कि जो हमने अगर डील की है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से की है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहते, एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप किसी पर यकीन भी नहीं करना चाहते और फिर डील भी नहीं करना चाहते। तो ये आई थिंक डाइवर्जेंस सिर्फ आपको नजर आएगी ऑन फिजिकल नहीं नजर आएगी, ये मीडिया पर नजर आएगी, बयानात में ट्विटर और सोशल मीडिया पर नजर आएगी और ये कहा जाएगा कि ये हमने ऐसी जबरदस्त डील कर ली है। और ईरान भी जाहिर है ये सिंबॉलिकली कोशिश करता है क्योंकि मीडिया ज्यादा उनके कंट्रोल में नहीं है, तो इस तरह की इक्का दुक्का वाकयात भी हो रहे हैं। तो आई थिंक ये मैं इसको सब्सटेंशिएट नहीं करता इस बात को कि ये लीडरशिप में कोई इख्तलाफ हैं या क्रैक्स हैं, फ्रेगमेंटेशन हो गई। तो अगर हुई होती और होनी होती तो सबसे आइडियल मौका वो था कि जब 49 तमाम लीडरशिप टॉप पे हो जाए तो कुर्सी की खातिर, पावर की खातिर, पोजीशन की खातिर उस वक्त फूट पड़नी चाहिए थी। अगर उस वक्त नहीं पड़ी तो मेरा नहीं ख्याल अब पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। ये भी बताएं कि यूएस हिस्ट्री में, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंट जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं, वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनको सीरियसली लेनी भी पड़ती है। ये कैच 22 ईरान के साथ भी है और जाहिर है ईरान में स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो इरानियंस के लिए अब क्या ऑप्शन बचा है, स्पेशली in the backdrop of those infamous negotiations जिसमें स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और एजेंडा लेके चल रहे थे वो इजराइल का, और द यूएस एंडेड अप बॉम्बिंग इरानियन न्यूक्लियर साइट्स एट द एंड ऑफ द 12-day वॉर। तो आपको क्या लगता है कि इस सिनेरियो के अंदर कितना बड़ा मिसट्रस्ट है, और जो आपने जिक्र किया कि पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस पे दोनों रह के डील करना चाहते हैं, ये तो नामुमकिन हो जाएगा इस सिनेरियो में क्योंकि दोनों का एजेंडाज जो हैं वो पोल्स अपार्ट हैं। इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करें। देखिए, मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं और ऑप्टिमिस्टिक इस वजह से हूं, जो पोल्स अपार्ट जिसका जिक्र कर रहे हैं ये नॉर्मल फीचर है। जब इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं और दोनों साइडें परसीव करें क्लियर कट विक्ट्री उस तरह जिस तरह होता है कि हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना, ये कॉम्प्रोमाइजेस कर लेना, माफी मांग लेना पब्लिक में, ये नहीं हुआ। इस सूरत में जब नहीं हुआ तो दोनों साइडें लीवरेज लेना चाहती हैं अपने अपने लोगों के लिए भी और ऑब्वियसली एक सर्वाइवल के लिए भी हुकूमत के। प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने मिड टर्म इलेक्शन में जाना है और ईरानियन गवर्नमेंट को 47 सालों से आईआरजीसी गवर्नमेंट में अगर वो चाहें कि हमें वो टर्म नहीं मिली तो उनको भी खतरा है इंटरनली। तो आई थिंक मोर ऑफ डिफरेंस, ये जो लीवरेज ली जाती है ये आपके सामने अनाउंस कर दिए जाते हैं और बहुत सख्त शराइत नजर आती हैं। फिर वो रखी ही इसलिए जाती हैं कि हुकूमतों को पता होता है कि हमने 14 अगर नुकात दिए हैं तो 4 तो एब्सोल्युटली नो गो एरियाज हैं, ये हम जरूर डिफेंड करेंगे। फिर 4 ऐसी हैं जो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और 4 तो उन्होंने रखी ही क्वेश्चन के लिए होती हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज, जब अमेरिका कुछ मांगेगा तो हम ये लेट गो करेंगे जो इजी पॉइंट्स होते हैं। ये निगोशिएशन की टैक्टिक्स होती हैं। बिल्कुल। तो अगर 14 निकात कोई भी पड़े या 20 हो या 40 हो, उसका मतलब ये कतई नहीं होता कि मुज़ाकरात फेल हो जाएंगे। आई थिंक उसके अंदर एलिमेंट ऑफ फैट रखा जाता है, एग्जैजरेटेड एलिमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस रखने के लिए किया जाता है, और फिर जाहिर है जो आपके मीडिएटर होते हैं जैसे पाकिस्तान है और कोई और मुल्क होंगे तो उनकी गुडविल अर्न करने के लिए भी 1-2 पॉइंट ड्रॉप किए जाते हैं कि हमें पाकिस्तान ने ये कहा या तुर्की ने ये कहा तो हमने वो ड्रॉप कर दिया। तो वो एक एलिमेंट ऑफ, जिसको कहते हैं ना, एक एलिमेंट ऑफ मैनिपुलेशन भी रखा जाता है। मैं थोड़ा सा नेगेटिव लफ्ज यूज कर रहा हूँ लेकिन वो होता पॉजिटिव है वहां पे। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें तो चलती हैं बीच में, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी जी। इसको अगर हम देखें कि चीज़ किस तरफ जाती नज़र आती है, जाहिर है दोनों एग्जॉस्टेड हैं, दोनों ने टेबल पे आना है। अमेरिका तो इतनी लंबी जंग के लिए आया ही नहीं था यहाँ पे, और अमेरिकन तो अपनी उस एरोगेंस में थे कि हम जाएंगे, कुछ तोड़ फोड़ करेंगे और उसके बाद अहदाफ अचीव करके निकल आएंगे। उनकी पूरी की पूरी इस कैंपेन के अंदर द ओनली थिंग द अमेरिकन वर लैकिंग वॉज अ प्लान। कोई प्लान नज़र नहीं आया, बट द इरानियंस लुक्ड वेरी प्रिपेयर्ड और वेरी रेजिलिएंट। तो अब ये मामला जाहिर है ख़त्म तो ईरान ने भी करना है और यूएस भी इतनी लंबी जंग के लिए नहीं आया था। रुकावट क्या है? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई थी तो इन अटैक्स के बाद वो जाहिर है ईरान ने बंद कर दी। अब दोबारा उसको खुली हुई चीज़ को दोबारा बंद करवा के फिर खुलवाने की दौड़ में यूएस लग गया। असल अहदाफ आपको क्या लगता है यूएस के क्या हैं? आर दे न्यूक्लियर, आर दे द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और द ऑयल रिजर्व्स ऑफ द इरानियंस, जो कि होते हुए नज़र नहीं आते? तो अचीव क्या करना है यूएस ने यहाँ पे? सिर्फ यूएस ने नहीं करना, दोनों मुल्कों का एक डिलेमा है जी। दोनों मुल्क चाहते हैं, जो कॉमन चीजें मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, दोनों मुल्क डील चाहते हैं और दोनों मुल्क ये नहीं चाहते कि वो कमजोर लगे जी। ये तो क्राइटेरिया क्लियर है दोनों के। खास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ज्यादा ऑब्लिगेटरी है ये,
ईरान पर भी है, लेकिन हम प्रेसिडेंट ट्रंप पर इसलिए है कि उनके स्टेक बहुत हाई हैं, वो सुपर पावर है, उनकी मिलिट्री सबसे बड़ी है, उन्होंने वेपन्स बहुत ज्यादा डिप्लीट कर दिए हैं, मिलिट्री उनका जो स्टॉक पाइल है वो 45-50% पे ड्रॉप हो गया है, जो कि बड़ी खतरनाक अलाम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं लड़ना होता, उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ भी जंग लड़नी होती है, उन्होंने इसराइल की हर कॉन्टीजेंसी को, इलीगल, अनलॉफुल, अनएथिकल को भी सपोर्ट करना होता है, उन्होंने चीन को भी डिटर करना होता है ताइवान के सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें जब देखते हैं तो फिर आपको नजर आता है कि अमेरिका ने अपना जो एक जोन था या एक अपनी एलिमेंट विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी थी वो खुद खोल दी है। विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी ये है कि अब उस तरह से वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उस तरह इसराइल को हैंडल नहीं कर पाएंगे, फिर चाइना को डिटर नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक तभी आपने मिलिट्री कमांडर्स में और प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा है कि लोगों हुकूमत उनको निकाला गया या भिजवा दिया गया। मतलब ये था कि उन्होंने कहा होगा कि हमने तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ग्लोबल देखने होते हैं और ये स्टॉक पाइल इतनी आसानी से नहीं बनता। जो पैट्रियट अमेरिका ने 2000 फायर कर दिए थे पहले 8 दिनों के अंदर, वो 90 सिर्फ पैट्रियट उस कंपनी बनाती है साल के अंदर। तो आप इमेजिन करें कि कितने साल चाहिए उस कंपनी को बनाने के लिए, प्रोडक्शन डबल भी कर ले तो 5-7 साल चाहिए। तो ये सारे डायनामिक्स अमेरिका को भी पता है। जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप डील भी करना चाहते हैं लेकिन कमजोर भी दिखाई नहीं देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का भी एक डिलेमा है कि अगर कहीं पे भी उनको एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ मिली है, जो मैंने अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने इसराइल पर बहुत कामयाबी से हमला किया, रीजनलाइज कर दिया, जीसीसी को डिसइंटीग्रेट कर दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को इफेक्टिवली कंट्रोल कर दिया, तो ईरान भी चाहता है कि उसको ऐसी कंपनसेशन मिले इन द फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन एंड द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस द टर्म। तो आई थिंक ये एक डिलेमा है। लेट्स होप एंड प्रे। खालिद साहब, मैं आपको इस तरह जाने नहीं दूंगा क्योंकि आप आए हुए हैं और बड़ा अहम मौका है, ये मार्का हक की एनिवर्सरी करीब है। एक सवाल मैं आपसे इसके ऊपर भी करना चाहता हूँ। इंडिया बड़े बड़े मिस एडवेंचर करता रहा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान रिस्ट्रेंट दिखाता रहा, लेकिन इंडिया को लेट अकल आती है, हमेशा मार खाने के बाद ही अकल आती है। इस दफ़ा भी प्रॉक्सीज चलाने के बाद, उसमें भी नाकाम होने के बाद, आई एम टॉकिंग अबाउट फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, बलूचिस्तान में गड़बड़, बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर अफ़गानिस्तान को आगे लगा के, सब आप बेहतर जानते हैं। ये बताएं कि हम कुछ सुन रहे हैं कि शायद कोई नेवल एडवेंचर करने के बारे में इंडिया सोच रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक तो ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल कंटिन्यूइंग। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा मुख्तसर जवाब दूंगा, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं किसी पे, सोच सकते हैं। दूसरा जवाब यह है कि कर भी सकते हैं, करने पे भी कोई पाबंदी नहीं है। जी ठीक, पाबंदी है तो वॉर ट्रॉफी दिखाने पे है। जी, आप अपने मुल्क को जब आप इनिशिएट करते हैं किसी पर हमला, तो फैसला आसान होता है, करना भी आसान होता है, जंग को बंद करना मुश्किल होता है। ईरान और अमेरिका की हमने अभी बातें की हैं इतनी, तो बंद करना जरूरी होता है। और बंद किस टर्म पर अब जंग बंद करेंगे? उनके पास तो ऑप्शन था, दे वेंट रनिंग टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक पाकिस्तान स्टॉप। तो शायद उनके पास दिमाग में यही होगा कि ये ऑप्शन दोबारा, ये लाइफलाइन हम दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन वही प्रेसिडेंट ट्रंप है ना जो फिर जहाज की आपको इतनी दफा याद कराते हैं फिर। जी बिल्कुल, वो बड़ा हमारा तो 6 का क्लेम था, उन्होंने 11 पे पहुंचा दिया। अल्लाह उनकी इस मामले में जो सोच है उसके अंदर और तकवीयत दे, क्योंकि अगर वो 11 कर रहे हैं तो उनका अगर मूड हुआ तो वो 15-16 भी कर सकते हैं। नहीं, मैं तो एक और दिन का इंतजार कर रहा हूँ, ज्यादा गुस्से में हो तो बता भी दे कि किसने अप्रोच किया था कि सीज फायर करवा दे। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल, ये आपकी बात में बहुत वजन है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए आखिरी बात मेरी तरफ से ये है कि वॉर ट्रॉफी इंडिया पर ऑब्लिगेशन है। जो मुल्क ऑफेंस करता है उसने अपने लोगों को वॉर ट्रॉफी दिखानी होती है कि हमने हमला इसलिए किया था। देखिए जो हमला करता है उसके पास एडवांटेजेस बहुत होते हैं। इनिशिएटिव का एडवांटेज होता है, चॉइस ऑफ वेपन्स होता है, सर्विस कौन सी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसने हमला करना है वो चॉइस होता है, वक्त का तयन वो करता है, जगह टारगेट का तयन वो करता है, और शॉक एंड सरप्राइज उसकी फेवर में होता है। बिल्कुल, इतनी चीजें जब आपकी फेवर में होते हैं तो आपने वॉर ट्रॉफी तो ले जानी चाहिए। फिर आपको फिर नहीं मिली वॉर ट्रॉफी तो दोबारा मैंने जो आपके सवाल के जवाब में शुरू कहा कि सोचना बिल्कुल सोचें, करना बिल्कुल करें, लेकिन फिर आप ये भी करें कि आपने 1.4 बिलियन लोगों को वापसी पे क्या जवाब देना है कि हमने क्या किया था। लोग तो अभी तक पिछली वॉर ट्रॉफी ढूंढ रहे हैं इंडिया के, तो आप अगली लॉन्च करना चाहते हैं तो जरूर करें। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ज्वाइन किया है असद हसन साहब ने, ये जर्नलिस्ट हैं और वाशिंगटन में हैं। इनके साथ डॉक्टर मुनव्वर हसन हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ईरान ने यूएई के ऊपर हमला कर दिया और साथ ही रिएक्शन भी आना शुरू हो गया। यूरोपियन यूनियन ने भी रिएक्ट किया, बड़ा कंडेम किया, KSA ने भी कंडेम किया, तमाम गल्फ स्टेट्स ने इसको कंडेम किया और साथ ही साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी। आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? ईरान कितना डेस्परेट है कि उसने, जाहिर है आइडिया तो उनको भी होगा, एक तरफ से US उनको प्रेस कर रहा है। ये मैंने थोड़ी देर पहले सवाल एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती से भी किया, उन्होंने भी ज्वाइन किया था मैं प्रोग्राम में। आई ऑल्सो वांट टू हैव योर ओपिनियन ऑन दिस। आपको क्या लगता है ईरान किस तरफ जा रहा है? क्या आइसोलेट करना चाह रहे हैं ईरान को अमेरिकन, क्योंकि टाइड तो इनकी तरफ थी और लोगों का इनका भरपूर कंसेंसस भी, जिस भी मुल्क में अवाम से अगर पूछें तो सब यही कहते नज़र आते हैं कि ईरान ये जंग जीत भी गया है और उसकी पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस भी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जीतने और हारने का तो अभी मरहला नहीं आया। इनफैक्ट ये तो फ़िलहाल अपर हैंड है ईरान का, बिकॉज हॉब्सियन स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक आप एक स्टेट ऑफ वॉर में, और हमेशा रियासतें और फ़र्द वाहिद हालत जंग में होता है हर शख्स के ख़िलाफ़ या हर रियासत के ख़िलाफ़। उसके 3 बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये कि कुछ वो हासिल करे। जंग का मकसद, हमले का मकसद ये होता है कुछ हासिल करे। अमेरिका का जो बज़ाहिर डिक्लेयर्ड जो गोल्स थे, डीकैपिटेशन का, डीवेपनाइजेशन का और डिसमेंटलिंग रिजीम का, वो तो हासिल कुछ नहीं हुआ। दूसरी स्टेज आती है जब आपको अपनी सिक्योरिटी के लाले पड़ जाते हैं, सेफ्टी का मसला आता है। और हमने देखा कि जिस वक्त ईरान ने रिटेलिएशन के अंदर अमेरिकन बेसिस को हिट किया, तो जो मेरीन्स थे या जो आर्म पर्सनल्स थे, उन्होंने बेसिस को छोड़ा और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर चले गए। और तीसरी स्टेज होती है जब आपको अपनी रेपुटेशन का मसला होता है। अमेरिका को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है मेरी नज़र में, वो उसकी कैपेबिलिटी की क्रेडिबिलिटी चली गई है, डेंट पहुंचा है। चूँकि अमेरिकन 3D पॉलिसी के नतीजे में ईरान ने 3D पॉलिसी अख्तियार की, जिसमें उन्होंने अमेरिका के हवाले से डीऑक्सीजनाइज़ किया उनकी लॉजिस्टिक्स को, डिसमेंटल किया उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को और डिस्पर्स किया उनके मिलिट्री एसेट्स को। अब जहाँ तक यूएई के ऊपर हमले का मामला है, तो अब तक ईरान ने ऑफिशियली उसे एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने हमला किया है, लेकिन इन मुमकिन है बिकॉज इस वक्त जो उनकी IRGC है वो 31 यूनिट्स में डिवाइडेड है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है। हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन IRGC का कहना है कि ये हमला खुद अमेरिका ने किया है या इसराइल ने हमला किया है। लेकिन जो फजीरा के ऊपर हमला हुआ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वो पाइपलाइन है जो कि बाईपास करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, जिसके ज़रिए 1.8 मिलियन बैरल ऑयल की तरसील होती है। और फिर आपने रिसेंटली देखा UAE ने OPEC को छोड़ा ताकि वो $500 बिलियन का मज़ीद तेल दुनिया के अंदर बेच सके, और ये अमेरिका और इजराइल की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। अमेरिका उससे 5 लाख चिप्स देगा। UAE का ख्याल है कि इस रीजन के अंदर वो AI चैम्पियन बनेगा। इजराइल उससे सिक्योरिटी गारंटीज़ दे रहा है। वहाँ पे आपने देखा कि जो आयरन डोम सिस्टम है उसकी बैटरीज़ लगाई गई और यहाँ तक कि उनको लेज़र टेक्नोलॉजी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि UAE जिसकी एक कॉस्मेटिक फोर्स है, क्या वो बैटल हार्डन फोर्स के ईरान के साथ मुकाबला कर सकता है? और फिर उस सूरत में जब इंटरनली बहुत सारी रियासतें सोच रही हैं कि वो अलहदगी अख्तियार करें, और फिर UAE की जो कंपटीशन है इस रीजन के अंदर ईरान से ज़्यादा सऊदी अरब के साथ है। जी असद साहब, आपने डॉक्टर साहब का जवाब सुना। हम अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो तवातर के साथ चेंज होती हुई स्टेटमेंट्स हैं, वो ज़ाहिर है अब वो वर्ल्ड फेमस हैं और बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो जाती हैं। और उसके बाद हमने वीकेंड के ऊपर एक ट्रेंड देखा कि पॉजिटिव होती हैं और ड्यूरिंग द वीक फिर नेगेटिव हो जाती हैं। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन दैट somebody is or some entity, some group is making big money with these statements. एक तो चीज़ ये है। दूसरा, अभी तक क्लैरिटी नहीं है अमेरिकन पॉलिसी पे। अभी ये भी इख्तलाफ है कि ये जंग अमेरिका की है या इजराइल की है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अमेरिका कुछ क्लियर अपने टारगेट्स तो अचीव कर नहीं सका इस जंग के अंदर। हाउ डू यू सी दिस वॉर अनफोल्डिंग? एंड ये जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हो जाती हैं, बिल्डअप की तरफ फिर भी जा रहे होते हैं, ईरान के साथ ट्रस्ट पहले ही नहीं है। हाउ डू यू सी
दिस वॉर अनफोल्डिंग और ये किस डायरेक्शन में जा रही है? प्लीज़ कमेंट करें इस पे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था, जी। उन्होंने जिस तरह समंदर को कूजे में बंद किया है, इससे ज़्यादा बेहतर एनालिसिस मुमकिन नहीं है। और फिर जिस तरह आपने अपने सवालों के अंदर जवाब रख दिए हैं, तो मेरे पास तो कहने को कुछ नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं आपकी बात को ही रिपीट करूं। नो डाउट अबाउट इट कि अमेरिका जो है अभी ना सिर्फ इस बात में वो वाजे नहीं था प्रेसिडेंट ट्रम्प कि उनके वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और जो डिस्क्राइब किए गए वो अचीव नहीं कर सका है। इस बारे में भी कोई क्लैरिटी हमें नजर नहीं आती कि आखिर में इसकी एंड गेम आगे क्या है, कैसे वो इसको वाइंड अप करना चाहते हैं। एक चीज जो वाजे है वो सिर्फ ये है कि दोनों पार्टियां इसमें एग्जॉस्ट हुई हैं और दोनों पार्टियां अपनी अना पे हैं और दोनों पार्टियां मुज़ाकरात की मुमकिना मेज सजने से पहले अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन में लेके आना चाहती हैं ताकि वहां से ज्यादा बार्गेन कर सकें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त जो है वो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की जो मईशत है उसकी एक शेरग बन गई है। ना सिर्फ हम तो ऑयल की बात करते हैं, बाकी बहुत सारा मटेरियल है जो वहां से गुजरता है। ट्रेडर्स जो हैं वो परेशान है और बाकी भी दुनिया की जो बाकी ट्रेड सप्लाईज हैं उसका भी 11% वहीं से आता है। सो काफी दिक्कत है, काफी परेशानी है। और आपको अमेरिका के अंदर इसकी जो बढ़ती हुई इकोनॉमिक कास्ट है, गुज़श्ता रोज बताया गया कि $25 बिलियन अब तक जो है वो इस जंग पे खर्च हो चुका है। आपके वाला सवाल कि अभी तो ये भी डिटरमिन नहीं हो रहा कि ये जंग अमेरिका की है या इसराइल की है और अमेरिका महज इसराइल के किसी प्लान के पीछे खड़ा है। तो इस वजह से एक एंजाइटी और एक अनरेस्ट जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी पाया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करती है, उनका अपना एक्सपोर्ट बेस है, लेकिन ग्रेजुअली वहां पे भी उसके अंदर कमी आ रही है क्योंकि ये जंग एक गैर मकबूल जंग हो चुकी है। सिर्फ 60 दिन हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये बावर कराते हैं कि इससे पहले अमेरिका ने बरसों की जंगें लड़ी हैं। 20 साल अफगानिस्तान में रहे, 10-12 साल इराक के अंदर, और वहां पे अखराजात भी हुए हैं, वहां पे लाइफ लॉसेस भी थे। और ये जंग उनके बकौल इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये बता रही हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये एक तरफ ये नहीं तनकीद है तो दूसरी तरफ उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको ये बताया जा रहा है कि देखिए अगर ईरान को हम इस वक्त डिसमेंटल नहीं करेंगे तो इस वक्त तो आपको सिर्फ $1 $1.25 पर गैलन जो है वो कास्ट आ रही है, लेकिन आगे चल के ये बहुत बढ़ सकती है। और ये थोड़ी सी तकलीफ आप कुछ वक्त के लिए बर्दाश्त करें, अपने लोगों से कहा जा रहा है, उसके बाद आसानियां हैं क्योंकि ईरान के साथ हम एक बहुत फातिहाना किस्म की इंगेजमेंट करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी समझते हैं कि वो मई में अभी ऑलमोस्ट कोई हफ्ता 10 दिन के बाद जो उनका चाइना का ट्रिप है, वो चाइना जाने से पहले इस जंग को किसी ऐसी नहज पे ले जाएं जहां पे वो एक फातिहाना अंदाज में चीन के अंदर एंटर हो सके। चीन और ईरान आपको मालूम है कि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान के लिए थोड़ी थ्रेटनिंग टोन भी अब नजर आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप की गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि आप एक लेवल से ऊपर जब आप वहां से ऑयल लेंगे तो फिर ये उन सैंक्शंस की खिलाफ वर्जी होगा। सो सिचुएशन वॉर की वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ऑनेस्टली इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे है, क्योंकि हमारे पास कोई मुसद्दिका एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि ये मिसाइल कौन फायर कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव बात जो है वो ये जरूर है कि सेक्रेटरी डिफेंस या वॉर मिनिस्टर जो है वो ये कह रही हैं कि ईरान की तरफ से खिलाफ वर्जियों के बावजूद वो जो जंग बंदी है वो इंटैक्ट है। सो इससे ये इशारे जरूर मिलते हैं कि वो इंगेज करना चाहता है, अमेरिका इंगेज करना चाहता है और ईरान को भी इंगेज करना चाहिए ताकि ना सिर्फ दोनों मुल्क बल्कि वो पूरा खिता इन मसाइल से बच सके। काफी कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने भी अपने सवालों में कहा, ऑनेस्टली कोई एब्सोल्यूट आंसर इन सवालों का हमारे पास नहीं है। असद साहब, I must compensate for my previous question, so I'll ask you one more question. थोड़ा सा ब्रीफली आप इसके ऊपर मुझे प्लीज़ बताएं। ये इंगेजमेंट का जिक्र आपने किया, पाकिस्तान के रोल को भी प्लीज़ डिफ़ाइन कर दें। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ये जो एक थोड़ी स्टिफ स्टेटमेंट आई है ईरान के हवाले से, इनके इस अटैक के हवाले से, जाहिर है पाकिस्तान हैज़ टू स्ट्राइक अ वेरी थिन बैलेंस। तो आप इसको कैसे देखते हैं, ये बता दें। देखिए, पाकिस्तान ने तो वो क्या कहते हैं, जो मुमकिन था वो किया है और एक मैसेंजर से, फैसिलिटेटर से, नेगोशिएटर, जी आई एम सॉरी, हमें जॉन हुसैन साहब ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। आप प्लीज़ अपना आंसर कंप्लीट करें।
जी, पाकिस्तान की तो पूरी कोशिश है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान फिर फ्रस्ट्रेट भी होगा एज़ नेगोशिएटर, क्योंकि वो चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ से चीज़ें जो हैं वो जब कंट्रोल में नहीं होती हैं और वो टेंशन एस्केलेट करती है, तो फिर पाकिस्तान के लिए भी मसाइल तो ज़रूर हैं। और पाकिस्तान समझता है कि वो एक और पाकिस्तान जायज़ तौर पे ये समझता है, पाकिस्तान की क़यादत, कि वो एक बड़ी यानी जंग उसके खात्मे में एक बड़ा जो इसका क्रेडिट है वो उसके बहुत करीब है, और इस मैच में ये चीज़ें बिगड़नी नहीं चाहिए। यही वजह है कि थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन आज फील्ड मार्शल साहब उनके स्टेटमेंट में भी नज़र आती है, प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट में भी नज़र आती है, लेकिन जेन्युइनली, और वो ये चाहते हैं कि ये एस्केलेशन ना हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी हदूद के अंदर रहा जाए, और जैसे ये कहा जाता है कि एक-दूसरे की जो सॉवरेनिटी है उसका ख्याल रखा जाए। इशारा शायद अमेरिका की जानिब था, जो कि एक मीडिएटर के तौर पर बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो बैलेंस रहे उसका बिल्कुल ठीक। किरदार। आपका पॉइंट आ गया। जॉन हुसैन साहब, आई होप आप खैरियत से होंगे। ज़ाहिर है ईरान के अंदर हालात, पाकिस्तानी जब भी आपसे बात करते हैं तो आपसे पहला सवाल यही होता है कि ईरान के अंदर हालात कैसे हैं, इसका भी ब्रीफली जिक्र करें। साथ ये भी फरमाएं कि ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं ये कितनी अहम हैं। हम इस प्रोग्राम के अंदर ये तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। एक तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि जो यूएस है वो प्रेस कर रहा है विद इट्स नेवल फ्लीट एंड जो आर्सनल है इनका नेवी का, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए एक नया इन्होंने इनिशिएटिव फ्रीडम के नाम से शुरू कर दिया है। तो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का मकाम है ईरान के लिए, या कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है ईरान यूएस की इस कोशिश से, या हालात अभी भी कंट्रोल में हैं और यूएई के ऊपर हमला आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था, आउट ऑफ स्ट्रैटेजी था, या आउट ऑफ पैनिक था? इसको ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए सिचुएशन तो ईरान में अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी वेल, मतलब अभी बहुत बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ जी। और अभी चीज़ें जो जाती हुई नज़र आ रही हैं वो एस्केलेशन की भी तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ साथ पीस की तरफ भी जाती हुई नज़र आ रही हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। देखिए पहले जो यूएई की तरफ जो हमला हुआ उसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो एक्सपेक्टेशन की वो ये की कि वो लोग ब्लॉकेड इन प्लेस लगा रहने देंगे, नेवल ब्लॉकेड, और वो हॉर्मुज़ के अंदर आएंगे और हॉर्मुज़ को आज़ाद करवा लेंगे। तो ईरान का ये जो मौक़िफ़ है वो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तब तक नहीं खुलेगा जब तक नेवल ब्लॉकेड नहीं हट जाता। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जब अग्रेशन करने की कोशिश की, इंकर्जन करने की कोशिश की, तो यूएई के ऊपर आई थिंक हमला अभी तक तो कंफर्म मजबूत तौर पे कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन बहरहाल इशारतन कह दिया गया है कि हुआ है। और ये जो हमला किया गया वो स्ट्रेटेजिक था। स्ट्रेटेजिक क्यों था? क्योंकि यूएई के रोल को ईरान जो है वो कोई पॉजिटिवली नहीं देख रहा। यूएई ने डायरेक्टली बहुत ज्यादा कोऑपरेशन की हुई है इजराइल के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इन अटैक्स के अंदर, और देखा यह जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की कश्तियों के ऊपर हमला करने से, जो कि ईरान ने किया, वार्निंग शॉट्स भी कॉल की और उनकी वेसल्स को भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसको हमला करने से इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर जितना इंपैक्ट यूएई की जो तंसीबात हैं उनके ऊपर हमला करने से आएगा। ऊपर जो स्ट्रैटो टैंकर्स उड़ रहे थे वो भी, इस पर भी यूएई से टेक ऑफ किए थे। वो अभी जो हमला ईरान के ऊपर होने वाला है, जो तैयारी होने वाली है, ये भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है कि हो सकता है कि हमला हो जाए ईरान के ऊपर। लेकिन ऑलरेडी इसराइल के अंदर जो सेंटिमेंट रहा और यूएई और इसराइल का जो रिलेशनशिप रहा उसको देखते हुए और यूएस की ऑयल प्राइसेस की जो टॉलरेंस है उसको देखते हुए ईरान ने आई थिंक ये स्ट्रेटेजिकली हमला किया, क्योंकि वॉरशिप्स को भी अगर ईरान तबाह कर दे तो आई डोंट थिंक इससे इतना इंपैक्ट पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेट, बट ईरान की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो यही है कि कोई अगर सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को और इसराइल को तो उसके ऊपर जो है वो हमला किया जाएगा। एंड आई थिंक ये एक लार्जर स्ट्रैटेजी का प्लान है जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स को एक कॉस्ट बेयर करने के लिए, इकोनॉमिक कॉस्ट बेयर करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए यूएई को आई थिंक निशाना बनाया गया है, ऑल्दो इसके ऊपर कोई मजबूत कन्फर्मेशन जो है वो नहीं आई है। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपने जॉन साहब की स्टेटमेंट सुनी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? क्योंकि इरानियन स्ट्रैटेजी जो है इस टाइम पे एक थोड़ा सा वॉर फॉग भी है। हमें चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ नहीं आ रही, टू मैनी स्टेटमेंट्स, टू मैनी मूवमेंट। तो इस सारी हैपनिंग के अंदर आप कैसे देखते हैं इरानियन स्टांस और उसके बाद जो यूएस का स्टांस है, जो कि डे वन से कंफ्यूजन का शिकार तो है बहुत सारे लोगों के लिए? देखें, इस वक्त वॉर ऑफ नैरेटिव्स चल रहा है जी, और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है ना, वो हमेशा कहते हैं देयर इज़ नो ट्रूथ, देयर इज़ नो फॉल्स, ओनली नैरेटिव। जिसका बयानिया ज़्यादा फैलता हुआ नज़र आता है, लोगों को लगता है वही सच है। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान 21st सेंचुरी वॉरफेयर के साथ लड़ रहा है, और जबकि अमेरिका के पास 20वीं सदी की जो जंगी हिकमत अमली है, हथियार हैं, वो अमेरिका के पास हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के डिफेंस बजट के साथ और रोबस्ट मिलिट्री मशीन के साथ, जिसका कोई मैच नहीं है दुनिया में, उसको पछाड़ देना, उसको ज़ख्मी कर देना और उसके स्ट्रैटेजिक एसेट्स को कामयाबी के साथ हिट करना, चाहे वो F-35 है, चाहे जेराल्ड फोर्ड है, चाहे उनकी न्यूक्लियर सबमरीन जो वर्जीनिया क्लास की है स्टेल्थ, उसे हिट करना, मेरा ख्याल है। और फिर उनके 7 लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम को और अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को $40 बिलियन का लॉस देना एयर एसेट्स की मद में, ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। और इससे जो मिथ थी डिटरेंस की, एक तो वो टूट गई, और दूसरा ये कि जिस तरह से वियतनाम ने वॉर लड़ी थी, अफगानिस्तान ने वॉर लड़ी थी, चूँकि ममालिक उससे सबक नहीं सीखते, तारीख़ से जो सबक नहीं सीखता तारीख़ अपने आप को दोहराती है, तो वो इस वक्त हमारे सामने है। नैरेटिव जो भी चले, बयानात जो भी चलें, लेकिन ईरान का एक वाइड एंड क्लियर मैसेज क्या है पूरी दुनिया को कि अगर आप खड़े होना चाहें विद रिजॉल्व, विद पॉलिटिकल कोहेसिवनेस, विद आइडियोलॉजी, क्योंकि नज़रिया इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पावर। ये नज़रिया था नासिर का 1950-60 की दहाई में, पैन अरबिज़म, जिसने नासिर को और इजिप्ट को बहुत पावरफुल बना दिया था। ये नज़रिया था ख़ुद इनलाइटनमेंट का, जिसने अमेरिका को बहुत पावरफुल बना दिया था। और ये नज़रिया है ईरान का 1979 का, जिसने ईरान को इस खित्ते के अंदर बहुत पावरफुल बना दिया है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स अगर लिखे कि इंटरनेशनल सिस्टम में अगर कोई चौथा पावर है तो वो ईरान एमर्ज कर रहा है, तो मेरा ख्याल है फिर इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। और जितने भी स्ट्रेटजिस्ट हैं, परवीन साहिनी से लेकर जेफरी सैक्स तक, या जॉन मीरशाइमर जो न्यू रियलिस्ट के बानी आप समझे जाते हैं, या डगलस मरकारकर हों, मकसद ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने उम्रें गुजार दी हैं वॉर स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हुए, और जंगी हिकमती अमली और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल सिस्टम और पावर स्ट्रक्चर के ऊपर उनका यही कहना है कि ईरान का इसके अंदर वाज़े तौर पे अपर हैंड नज़र आ रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ नज़र में रखनी चाहिए कि दोनों इस वक्त ममालिक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक प्रेशर्स एंड पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए भी हैं। दूसरा ये कि इसमें पॉजिटिव हमें इशारे भी मिलते हैं, जिस तरह आपने खुद कहा कि पीट हेग्सेट का कहना कि छोटी मोटी वायलेशन है लेकिन सीज़फायर इंटैक्ट है, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि कोई वायलेशन नहीं हुई है और हमने सारे मिसाइल ईरान के रोक दिए और छोटा मोटा मामूली नुकसान हुआ है। एक इसका मतलब ये कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा रही हैं और अमेरिकन भी वॉर नहीं चाह रहे, जिस तरह से असद साहब ने राइटली इसको पॉइंट आउट किया। दूसरा ये कि ईरानियों का भी चौथा 14 पॉइंट्स देना रिफॉर्म करके प्रपोज़ल, इसका मतलब वो भी लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। और फिर देखें ना, IRGC क्लेम करता है कि बहुत सारे वेसल्स जो हैं ईरान के वो पासान कर जाते हैं। वो पासान भी डेफिनेटली कहीं न कहीं से विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और फिर ये जो तोस्का नामी वेसल था ईरान का, उसको अमेरिका ने पाकिस्तान को हैंड ओवर किया, वो ऑफलोड हुआ हमारी पोर्ट के ऊपर, 22 क्रू मेंबर उन्होंने आज़ाद किए, तो ये भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है। तो मेरा ख्याल है ये मसला अब अमेरिका और ईरान का नहीं है, ये जो की प्लेयर्स हैं, और चाहे वो फार ईस्ट एशिया से हों, साउथ अमेरिका से हों, अफ्रीका से हों या यूरोप से हों, वो उनके भी मफादात स्टेक पे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि दो ममालिक सिर्फ डिसाइड करेंगे कि जंग करनी है या जंग को रोकना है। इसमें ग्लोबल फ्यूचर और इसमें स्पेशली जो मईशतें हैं वो स्टेक पे लगी हुई हैं। जॉन साहब, बड़ी तफसील से डॉक्टर साहब ने अपना बड़ा जामे जवाब दिया। कुछ जिक्र इन्होंने 20th सेंचुरी वॉरफेयर का और 21st सेंचुरी वॉरफेयर का भी किया। सरप्राइजिंगली अमेरिका इज़ फाइटिंग 20th century warfare and Iran is fighting 21st century warfare with the help of the Chinese. How important it is for the Iranians to keep getting that support from China in the backdrop of the upcoming visit of US President to China. एक तो इसके ऊपर बात करें, दूसरा ये भी बताएं कि पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस पे दोनों ही ने फैसला करना है और शायद एक गारंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस को मेंटेन करना इस टाइम पे शायद सबसे बड़ा मसला है दोनों मुल्कों के लिए। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को अनफोल्ड होता हुआ? आई थिंक डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा सा, ही इज़ टोटली वेरी आर्टिकुलेटली, उन्होंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पेश किया। और मेरा भी मानना यही है, पीस की तरफ चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि एक मेरे ख्याल में जो टूस्का कश्ती जो छोड़ी गई यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से,
ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देता, और यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जैसे वो क्लेम करता है उस तरीके से तो ऑपरेट नहीं करता। तो आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई बातचीत ऐसी हुई होगी कि फॉर एग्जांपल आप टूस्का अगर रिलीज करते हैं तो हॉर्मुज से आपको 1-2 कश्तियां हम ले जाने की इजाजत दे देंगे। अभी भी अगर आप नोटिस करें पीट हेग्सेथ की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उसने कहा, और ट्रंप जो पहले कह रहा था, दे आर ऑलरेडी फोकसिंग और एंड ओनली फोकसिंग ऑन इनोसेंट, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट के अलावा जो कंट्रीज हैं जिनकी कश्तियां बची हुई हैं उनके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ईरान अपना हॉर्मुज खोले और साथ साथ यूनाइटेड स्टेट जो है वो ब्लॉकेड हटाए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है जिसको रिकग्नाइज करना है कि ईरानियों के अंदर मिसट्रस्ट बहुत है, और कोई चीज अगर यूनाइटेड स्टेट्स कमिट करता है तो ईरान को ये भरोसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स उस कमिटमेंट पे रहेगा। और चाइना का सवाल इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो सवाल है गारंटर का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब्बास अरागची साहब इस वक्त चाइना जा रहे हैं, और चाइना आई थिंक पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, और चाइना के अंदर बातचीत होने वाली है अब्बास अरागची साहब की विद द चाइनीज प्रीमियर एंड विद द चाइनीज लीडरशिप, एंड डिसाइड ये किया जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है इस पूरी सूरत हाल में। आप ये देखें कि रशिया से भी पहले मुलाकात हुई है अब्बास अरागची साहब की, एंड ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन टू इंश्योर कि यूनाइटेड स्टेट्स जो अपनी कमिटमेंट्स हैं जिनको करे उन कमिटमेंट्स के ऊपर खड़ा भी रहे, उन कमिटमेंट्स को मेंटेन भी करे, क्योंकि 2 दफा पहले भी अटैक कर दिया नेगोशिएशन के दौरान, और एक जो एग्रीमेंट हो चुका था जेसीपीओए एग्रीमेंट का, वो ट्रंप ने जो है वो उससे यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया। चाइना का सपोर्ट यस वाइटल रहा है जंग के अंदर, लेकिन चाइना की सपोर्ट की आई थिंक इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी ईरान के ऊपर नहीं है कि ईरान चाइना के बगैर कोई चीज नहीं कर पाएगा। जिसमें हमें नजर आ रहा है कि चाइना की ऑल्दो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में हेल्प मिली है या दूसरी चीजों में हेल्प मिली है, लेकिन ईरान जो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि 21st सेंचुरी वॉर लड़ा है, 20th सेंचुरी वॉर जो टैक्टिक्स हैं उनके साथ, और एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में यही चीज देखी जाती है कि किस तरीके से इफेक्टिवली जो बड़ी मशीनरी है उसको किस तरीके से हिट एंड रन टैक्टिक्स के थ्रू और डिटरेंस मैकेनिज्म्स के थ्रू, अनकन्वेंशनल यूजेज ऑफ स्ट्रेटजी के थ्रू किस तरीके से डिटर किया जा सकता है। एंड आई थिंक बिल्कुल डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल सही कहा और आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें इफेक्टिवली ईरान ने कर दी है यह चीज। आगे ये देखना है कि अगर चाइना के साथ कोई बातचीत होती है तो क्या चाइना और रशिया एज गारंटर्स आएंगे, क्योंकि देखें आगे जाके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ईरान चाह रहा है कि जो भी अग्रीमेंट हो, अगर कोई अग्रीमेंट होता है तो उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाइंडिंग करार दिया जाए, क्योंकि जाहिर है कोई गारंटी तो मिलनी है। तो आई थिंक रशिया और चाइना काफी नहीं होंगे इस अग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। आई थिंक ईरान की अपनी डेटरेंस भी है जिसकी जरूरत होगी, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक रियलाइजेशन, एक प्रेशर पॉइंट जो क्रिएट हो चुका है उसके थ्रू एक रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड स्टेट्स को दोबारा इस जंग के अंदर एंगेज नहीं करना है, और अगर किसी कमिटमेंट को करना है यूनाइटेड स्टेट्स को तो उस कमिटमेंट को बरकरार रखना है। तो आई थिंक इंटरनल रियलाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत जरूरी है इस चीज की, एंड दे कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू गेट इनटू अ बिग वॉर। एक बड़ी जंग वो अफोर्ड नहीं कर सकते दोबारा ईरान के साथ। बेहतर हो गया, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि फ़िलहाल तो हमने देखा कि इस पूरी जंग के अंदर जो अमन की तरफ काविशें थी उसमें पाकिस्तान ही यूएन का रोल अकेला ही अदा करता रहा और काफ़ी कामयाब भी रहा, लेकिन टू क्लोज दिस डील डेफिनेटली जॉन हुसैन साहब का मुशाहिदा और इनकी इंडिकेशन बिल्कुल ठीक है कि यूएन को बीच में आना पड़ेगा, गारंटर तो चाहिए बहरहाल। तो रशिया और चाइना का रोल आप कैसे देखते हैं, और यूएन का रोल इन कमिंग डेज कैसे देखते हैं? इसमें यह भी ऐड कर लें कि पाकिस्तान का रोल ख़त्म हो गया, इतना ही था या मज़ीद रोल भी है अभी पाकिस्तान का? प्लीज़ इस पर कमेंट करें। देखिए, पाकिस्तान का रोल जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तो खित्ते में पाकिस्तान मिडिल रेंज पावर है। मिडिल रेंज के पावर का मतलब ये कि जो की इंटरनेशनल सिस्टम्स की वैल्यूज़ हैं उसको खित्ते या सब रीजन के लेवल पे आप उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। आप तब्दील नहीं कर सकते लेकिन असरअंदाज हो सकते हैं। और ग्लोबल पावर होता ही वो है जो उनकी वैल्यूज़ को तब्दील करने की सलाहियत रखे। मेजर पावर वो होते हैं जो ग्लोबल सतह के ऊपर उनको तब्दील तो न कर सकें लेकिन उस पर असरअंदाज हों। तो पाकिस्तान का चूँकि सारी जो पार्टीज़ हैं उनका एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर, और वैसे भी पाकिस्तान की जो 3 C's पॉलिसीज़ हैं, मैं हर जगह पे कहता हूँ, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन विद ऑल की प्लेयर्स इन इंटरनेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स, कोऑपरेशन विद द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स लाइक चाइना, लाइक सऊदी अरब, लाइक तुर्की, और जो कनेक्टिविटी है विद द रीजनल मेंबर्स एंड बियॉन्ड द रीजन फॉर द इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो बैलेंस्ड अप्रोच है और ये 3 C's पॉलिसी और जना का जो विज़न है, पीस विद इन एंड पीस विदाउट, उसने पाकिस्तान को एक मुनफरद जगह दी। और फिर 1971 के बाद पाकिस्तान ये फ़ैसला किया था कि उसकी जो खारजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है वो मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। जब भी मुस्लिम दुनिया के अंदर कोई मामला होगा चपकलिश का तो हम न्यूट्रल हो जाते हैं। यमन वार उसकी मिसाल है, और यही वजह है कि जो रिप्रोचमा हुआ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में, उसमें उसकी इब्तदाइया जो है पाकिस्तान ने की और उसकी इंतहा फिर आपने बीजिंग के अंदर देखी।
यूनाइटेड नेशन का जहाँ तक मामला है, देखें यूएन के बारे में समझें। एक तो जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है ये उसका इंस्टीट्यूशन है, और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त डीरेल हो रहा है, और ख़ुद अमेरिका जिसने इसकी बुनियाद रखी वो इससे पीछे हो गया है, हाथ खींच रहा है। आपको ये भी समझना होगा कि इसके अंदर जो वीटो पावर सिस्टम है उसने बहुत सारे निज़ाम के अंदर रप्चर्स पैदा किए हैं। और तीसरी बात ये कि ये जो इदारा है इसको ज़्यादातर जो रिसोर्स देना है, मुहैया करना है, वो ग्लोबल नार से आता है। ख़ुद अमेरिका 20% उसका ख़र्चा उठाता है। अब जब वो ख़र्चा उठाते हैं तो वो फिर अपने मफादात के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। मसला ईस्ट तैमूर का हो, साउथ सूडान का हो, योगोस्लाविया का हो, वो तो हल हो जाता है। लेकिन जब ग्लोबल साउथ के मसले आते हैं, चाहे वो गज़ा हो, फ़लस्तीन हो, कश्मीर का मसला हो, उस वक्त ये बिल्कुल भी आपको एक्टिव नज़र नहीं आता, बिकॉज़ ग्लोबल साउथ की तरफ से न रिसोर्सेज हैं और न वो पीस कीपिंग फोर्सेस में ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन नज़र आती है। तो ये यूनाइटेड नेशन के ऊपर जो ट्रस्ट है ग्लोबल साउथ के मेंबर कंट्रीज़ का, वो न होने के बराबर है। लास्ट पॉइंट ये है कि जो यूनाइटेड नेशन का चैप्टर 6 है वो उसके ज़रिए से गारंटी ईरान को दी जा सकती है, लेकिन ईरान ने इतनी चोटें खाई हैं सिस्टम से, चाहे वो IAEA हो, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन हो, जब उसमें अमल दरामद नहीं होता, तो उसके बाद ईरान के पास एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपना स्ट्रक्चर डिक्लेयर करे और उसके ज़रिए से एक डिटेरेंस पैदा करे कि अगर उसके ऊपर दोबारा हमला होगा तो फिर ये बंद होगा। और याद रखें कि इससे सिर्फ ऑयल की सप्लाई नहीं होती, सिर्फ यूरिया की सप्लाई नहीं होती जहाँ से फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है, बल्कि इसके नीचे केबल लाइंस जा रही हैं इंटरनेट की, जिससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेली बेसिस पे बिजनेस होता है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं कि पज़ल को सॉल्व करने में हमारे एक्सपर्ट्स ने आपकी बहुत मदद की होगी। और ज़ाहिर है मामला कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डीप रूटेड एनिमोसिटी है, एवर चेंजिंग सिनेरियोज़ हैं। इसके अंदर मेजर पावर्स का भी रोल है, सुपर पावर का भी रोल है, और पाकिस्तान का भी बड़ा अहम रोल है। उम्मीद करते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और ये तमाम जो वॉरिंग पार्टीज़ हैं, इनके एलाइज़ हैं, ये टेबल की तरफ आएंगे और मामले को बैठ के हल करेंगे, क्योंकि नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है। इसके साथ ही मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।